हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं। हमने क्लास 6 क्लास 7 की हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। क्लास 8 में भी आज हम लोग चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें गलती से चैप्टर 5 लिखा हुआ है। आज हम लोग चैप्टर 6 में जो भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम जानिए। नाम क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। और 7 फरवरी 2024 को एक एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस आरओएआरओ, उसमें भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्ट पूछा गया है। बाकी आप देखेंगे, अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे उस पे ज्यादा नजर बना के रखिएगा, और अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण लगे तो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चित्र दिखाया गया है। जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर में आपको एक चित्र दिखाया गया है, और ये चित्र आप देख लीजिए। ये देख के ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी बंदरगाह का चित्र है। ठीक है, ये देखिए कौन से बंदरगाह का चित्र है। तो सूरत बंदरगाह का ये जो है चित्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है 17वीं सदी का। ठीक है, चलिए अब देखिए कि हम लोग क्या एग्जैक्टली आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, आपको ये तो पता ही होगा कि पश्चिमी तट कौन सा है, पूर्वी तट कौन सा है। तो वही भारत देश का नक्शा लीजिए। नक्शे में जो पूर्व साइड हिस्सा है वो जो है पूर्वी तट हो गया, जो पश्चिम साइड मतलब कि एरिया आ जाता है वो सभी पश्चिमी तट पे आ जाएंगे। तो वहां यही बता रहे हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है उस पे गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो आपको क्या समझ आया कि जो सूरत बंदरगाह था वो हिंद महासागर में जो भी बाहर से व्यापार हुआ करते थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। यानी कि जो सूरत बंदरगाह है उसका इस्तेमाल ब्रिटिश व्यापारी और साथ में जो डच व्यापारी थे उनके द्वारा किया जा रहा था। कब? 17वीं सदी के स्टार्टिंग से ही। साथ में 18वीं सदी में इस बंदरगाह का फिर आगे चल के महत्व गिरने लगा। यानी कि 17वीं सदी से इसका स्टार्ट हुआ जो डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनके द्वारा। लेकिन धीरे धीरे 18वीं सदी आते आते आप देखेंगे कि सूरत बंदरगाह का जो महत्व है वो गिरने लगा था। ठीक है, आगे देखिए हम लोग इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना कम से कम। तो हम लोग इस अध्याय में कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विषय मतलब कि महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। यानी कि जो विशेष रूप से हम इस चैप्टर में जानेंगे वो ये जानेंगे कि कपड़ा उद्योग और लौह इस्पात उद्योग कैसे पहले हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई, और फिर आगे चल करके कैसे उसमें फिर से स्टार्ट किया गया और आज हम लोग अच्छी पोजीशन पे बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ तो उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ जो उद्योग थे उनकी क्या स्थिति थी वो आपको आज के चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा? एक तो कपड़ा उद्योग और दूसरा इस्पात उद्योग। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। क्यों ब्रिटेन जो है दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना? क्योंकि उनके यहाँ 19वीं सदी में या 19वीं सदी के पहले ही आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे कब उनके यहाँ बहुत ही तेजी से सूती कपड़ा उत्पादन होने लगा था और कैसे हुआ, क्या कुछ आविष्कार हुए, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही सूती कपड़े का जब मशीनीकरण हुआ, यानी कि मशीनों से जब सूती कपड़े का उत्पादन स्टार्ट किया गया ब्रिटेन के द्वारा, तो धीरे धीरे जो ब्रिटेन है वो दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया। आगे देखिए 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो
जो ब्रिटेन है ना वो दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दुनिया का कारखाना मतलब कि 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता था। ऑप्शंस दे देंगे, भारत को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, अमेरिका को या चाइना को। तो मे भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि चाइना हो सकता है या भारत हो सकता है, लेकिन नहीं, क्या होगा, वो हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपा तो फिर ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ठीक है, ये कुछ मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जो हमें जानना चाहिए था कि हम आज के चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है उससे कुछ भी कंफर्म नहीं होने वाला था। चलिए अब हम लोग सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा इंक चेंज कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, ये तो वही सेम इंक हो गई। एक सेकेंड, हम ग्रीन कलर लेते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि आप बताइए 18वीं सदी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, यद्यपि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश का पूर्वी तट कौन सा है और पश्चिमी तट कौन सा है। अब हमें दक्षिण भारत का मैप बनाना आता है तो हम दक्षिण भारत का मैप ही बना के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, तो आप देखिए इस साइड में जो भी आपको दिखाया गया एरिया है ये क्या है, ये ईस्ट मतलब कि पूर्वी तट है। ठीक है, ईस्टर्न तट इसको बोला जाता है, तो ये पूर्वी तट है। और इस साइड में जो भी एरिया दिखाया गया है वो सभी पश्चिमी तट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो गुजरात में स्थित है सूरत बंदरगाह, तो इसी वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि पश्चिमी तट में ये पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कोचीन, कोचीन कहाँ है, केरल में, हालांकि वो भी पश्चिम में है लेकिन वो मतलब कि इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सूरत, कालीकट या फिर गोवा, ये सारे के सारे पश्चिम तट पे ही हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरत। हमने अभी देखा था कि सूरत जो बंदरगाह था वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 1750 के आसपास भारत किस उद्योग में दुनिया में सबसे आगे था, यानी कि 1750 के आसपास भारत देश में कौन सा उद्योग अपने विकसित अवस्था में था, आपको बताना है। पहला करें कपड़ा उत्पादन, दूसरा मसाला उत्पादन, तीसरा धातु उत्पादन और चौथा है जहाज निर्माण। तो धातु उत्पादन, जहाज निर्माण और मसाला उत्पादन ये सब कुछ नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा कि भारत देश 1750 के आसपास कपड़ा उत्पादन के मामले में बहुत ज्यादा आगे था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय कपड़े हैं ना वो काफी लंबे टाइम से अपनी गुणवत्ता और बारीकी के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है ना, भारत देश को आप अपने नजर में रखते हुए देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में मतलब कि हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, तो अगर आपको ये पता होगा तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया किसको कहते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने अपने इसी मतलब कि चैनल पे NCERT ज्योग्राफी भी कराई हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में हमने ये जो महाद्वीप वगैरह हैं इनको लूसेंट में भी कवर किया, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला रीजन है ना, उसमें कुछ मतलब कि बहुत काम के लोकेशंस हैं, जैसे जावा, ये सभी क्या है, ये सभी आइलैंड्स हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, द्वीप हैं। ठीक है, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, साथ में पेनांग, ठीक, पेनांग, तो ये सारी मतलब की जगह हैं। तथा पश्चिम और मध्य एशिया में जो हमारे यहाँ के कपड़े थे ना वो बहुत तेजी से वहाँ पे उनकी डिमांड थी और हम लोग उन्हें अपना कपड़ा बेचा करते थे। तो भारत देश जो है वो 1750 के आसपास में कपड़ा उत्पादन के मामले में विश्वविख्यात था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ अंग्रेजी शब्द जो सिंड्स है इसकी उत्पत्ति किस भारतीय शब्द से हुई है। हमारे पास विकल्प क्या है, छीट, खस्सा, बंडाना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि छीट। हमारे यहाँ ना भारत देश में छीटदार जो कपड़े हैं उनकी बुनाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसी छीट वाले जो कपड़े हैं इसी से ये जो सिंट शब्द है इसकी उत्पत्ति की गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि हमारी आदत है लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहे हैं कि बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। बंडाना, गुलूबंद, कुछ समझ में आ रहा होगा ना। दूसरा कह रहे हैं कि जायदानी एक प्रकार का मोटा मलमल होता था। अच्छा। तीसरा कह रहे हैं 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय कपड़ों की मांग कम हो गई थी। 1680 के दशक में। अच्छा। फिर कह रहे हैं भारतीय कपड़ों का आकर्षक फूल, पत्तियों, बारीक रेशे और कम कीमत के कारण कोई महत्व नहीं था। ओहो, ये तो सरासर साले मतलब सारी की सारी बातें गलत हैं। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है कि जो बंडाना है ना, ये कपड़े की एक वैरायटी होती थी, कि स्कार्फ जैसा हुआ करता था जिसको गले में बांधा जाता था, और इसका प्रयोग ये देखिए बता रहे हैं कि सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। स्कार्फ जैसा समझिए, मफरल टाइप का समझ लीजिए। ठीक है। और साथ में ये देखिए जायदानी के बारे में कह रहे हैं कि ये एक मोटा मलमल हुआ करता था। बहुत गलत है, ये जायदानी है, इसको जामदानी भी कहा जाता है। ये दरअसल एक बारीक मलमल हुआ करता था। ठीक है, मलमल का ही एक वैरायटी था लेकिन बारीक हुआ करता था। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मोटा हुआ करता था, तो ये तो गलत हो गया। और इसके बारे में एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो कलर यूज होता था ना वो स्लेटी और सफेद रंग का होता था। साथ में इसमें सोने के तारों की कढ़ाई भी की जाती थी। बंगाल में जो ढाका वाला रीजन है वहां पे, और संयुक्त प्रांत, अभी संयुक्त प्रांत को हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं, तो वहां में जो लखनऊ वाला रीजन है यानी कि ढाका और लखनऊ में ये जो कढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरे में कह रहे हैं कि 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में डिमांड कम हो गई थी। गलत बात है। उस टाइम तक भारत देश के जो कपड़े थे उनकी डिमांड वहां पे बढ़ गई थी। इवन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन लोगों ने जो हमारे कपड़े थे उस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सोच लिया था। ठीक है, और हमारे यहाँ जो सूती कपड़े थे उनको ना केवल इंग्लैंड के रईस लोग बल्कि जो महारानी थी वो भी पहनना पसंद करती थी। तो इस वजह से जो ये कह रहे हैं कि डिमांड कम हो गई थी, तो गलत बात है, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी। फिर कह रहे हैं कि भारतीय कपड़ों का आकर्षण इन सब की वजह से महत्व इनका कम था। नहीं, यही सारी चीजें थी जिनकी वजह से भारतीय कपड़ों का आकर्षण वहां पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इसका सही उत्तर तो ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहां क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि 19वीं सदी के मध्य में भारत में बने कपड़ों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब 19वीं सदी में भारत में जो कपड़े बनाए जाते थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले में कह रहे हैं कपड़े केवल उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बनाए जाते थे। अच्छा। दूसरा, कपड़ों को केवल भारत में ही बेचा जाता था, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा ना। अभी हमने बताया कि महारानी तक जो है हमारे यहाँ के कपड़ों को पहनना पसंद करती थी, तो ये गलत है। तीसरा कह रहे हैं कि कपड़ों में विविध रंग और डिजाइन हुआ करते थे और उन्हें अक्सर बांधने और रंगने की तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता था। एकदम सही बात है। चौथा कह रहे हैं कपड़ों का उत्पादन केवल भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित था, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही कपड़ों का उत्पादन हुआ करता था, यही कारण है कि ब्रिटेन में इसकी डिमांड नहीं। कपड़ों का उत्पादन तो हर ही जगह हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी गुणवत्ता और अपनी जो कढ़ाई है, इन सब कारणों की वजह से जो बारीक मलमल है, सॉफ्ट कपड़ा रहता था, इवन ऐसे कपड़े रहते थे जिससे मतलब कि एकदम झिन्ना टाइप का होता है ना, कि जिससे मुंह वगैरह सब दिखता रहे, तो उस टाइप के कपड़े जो थे ना वो भी बहुत ज्यादा डिमांडेबल थे। तो ये सारी पॉइंट्स तो गलत हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा कि कपड़ों में विविध प्रकार के रंग और डिजाइन हुआ करते थे, उन्हें अक्सर बांधने और रगने की तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आप बताओ 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन होकर किस देश के ऊन व रेशम निर्माताओं ने भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सोचिए पहले कि 18वीं सदी में हमारे यहाँ के कपड़ों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि भारत देश के बाहर जो लोग थे यानी कि जैसे ब्रिटेन है, वहां पे
इस पे बैन लगाने की बात चलने लगी। जैसे अभी होता है ना हम लोगों के यहाँ कि चाइना के सामान को बैन करो, क्यों? क्योंकि चाइना के सामान इतने ज़्यादा हमारे यहाँ हो गए हैं कि आप अपने घर में जहाँ बैठे हैं वहीं पे देखिए कितने सारे सामान होंगे। अगर इलेक्ट्रिक सामान है तो आपको पता चलेगा कि चाइना के हैं। इवन आपका फ़ोन भी हो सकता है कि चाइना का हो, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि हम लोग विदेशों से जो सामान का आयात कर रहे हैं उस पे लगाते हैं कि ज़्यादा टैरिफ लगा दो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि जिसकी वजह से हम लोग उसको कम परचेज करें। उस टाइम पे हमारी स्थिति देखिए क्या थी, इसके उलट थी कि हमारे यहाँ के कपड़ों के ऊपर वो लोग ज़्यादा टैरिफ लगाने, ज़्यादा बैन लगाने की बात कर रहे थे ताकि हमारे यहाँ के कपड़े उनके यहाँ मार्केट में ना जाएं। और क्या हो रहा था कि उनके यहाँ का जो मार्केट है ना वो ख़राब हो जाता था, यानी कि वहाँ पे जो कपड़े उत्पादन किए जाते थे उनको लेने वाले लोग कम होते थे, इससे उन्हें घाटा लग रहा था। और हमारे यहाँ के कपड़े, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि भारत देश से जो कपड़े आयात किए जाते हैं उन पे बैन लगा दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, फ्रांस, इंग्लैंड, डच या पुर्तगाल। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा भैया इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में आप देखिए कि 18वीं सदी की शुरुआत तक या 18वीं सदी तक आते आते जो भारतीय कपड़े हैं ना उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे भारत देश के जो बनाए गए कपड़े थे, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड में जो इसका उत्पादन करने वाले लोग थे वो बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने भारत देश में उत्पादित होने वाले जो ऊन और रेशम का निर्माता, मतलब कि भारत देश में जो ऊन और रेशम उत्पादन हुआ करता था उसको वहाँ पे आयात होने के लिए विरोध करने लगे कि आप भैया इसको बंद करो। तो आप आगे चल करके देखेंगे कि 1720 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कैलिको अधिनियम, ठीक है, कैलिको अधिनियम। और इसमें क्या था, यही बैन लगाया जाएगा, भारत देश के कपड़ों को यहाँ नहीं लाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैलिको अधिनियम से कपड़े का क्या ताल्लुक है, तो भैया जो कालीकट से कपड़े लिए जाते थे, कालीकट कौन सा है, केरल वाला रीजन है, तो वहां से जो भी कपड़े निर्यात किए जाते थे उनको बोला जाता था कैलिको, ठीक है। तो कालीकट बंदरगाह से निर्यात होने वाले जो भी सूती कपड़े थे उनको बोला जाता था कैलिको। और भी कई चीज़ों के, मतलब और भी कई नाम हैं जिनसे सूती कपड़ों को जाना जाता था, अभी हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। चलिए हम लोग अगला, सॉरी ये देखिए कुछ एक चित्र मतलब मैप था, मैंने सोचा रख लूँ क्या मतलब है। तो ये देखिए 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के कुछ मुख्य केंद्र दिखाए गए हैं, तो हमने सोचा हमें भी जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो चिन्ह है वो किसको डिनोट कर रहा है। तो जो स्टार बना है ना वो सफ़ेद कलर के जो कपड़े हैं उनको डिनोट कर रहा है। ये जो इस तरह का चित्र बना हुआ है, चित्र मतलब चिन्ह है, ये चेक और धारीदार कपड़े कहाँ पे ज़्यादा बनाए जा रहे थे उनको डिनोट कर रहा है। और जो इस तरह का है वो सिल्स यानी कि छीट वाले कपड़े, और जो त्रिभुज बना है ये सिल्क के कपड़ों के उत्पादन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार वाले देखिए, स्टार अर्थात सफ़ेद कलर के कपड़े कहाँ कहाँ बन रहे थे, ढाका में बन रहा था, कलकत्ता में बन रहा था, पटना में बन रहा था, साथ में सरहिंद, लाहौर, और इसके साथ साथ जो अहमदाबाद है वो इधर सूरत, बुरहानपुर, हाँ ठीक है, इतनी जगहों पे आप देखें कि सफ़ेद जो कपड़े थे उनका ये केंद्र बना हुआ था। दूसरा कौन सा है, दूसरा है चेक और धारीदार कपड़े। तो देखिए ये जो चित्र है वो चेक और धारीदार कपड़ों का है। तो देख लीजिए ये कलकत्ता में चेक और धारीदार कपड़े जो है वो बनाए जा रहे थे, बुरहानपुर में भी बनाए जा रहे थे, सूरत में भी बनाए जा रहे थे, साथ में लाहौर, सरहिंद आदि में भी बनाया जा रहा था। तीसरा कौन सा है, तीसरा है सिंड्स, यानी कि जो छीट वाले कपड़े हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे थे, तो उसे भी यहाँ देखिए, अरे दक्षिण भारत में तो हमने देखा ही नहीं कि दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश का पुलिकट है, जो तमिलनाडु का मद्रास, पौंडीचेरी है, नागपट्टनम है, तंजौर है, ये सभी भी किसके मतलब केंद्र थे, तो यहाँ भी कपड़ा उत्पादन किया जाता था। बस वैरायटी अलग थी, मतलब कि कहीं पे कोई अन्य वैरायटी के कपड़े उत्पादित हो रहे थे, कहीं पे किसी अन्य प्रकार की वैरायटी के कपड़े उत्पादित हो रहे थे। तो सिंड्स जो कपड़े हैं वो कहाँ कहाँ, दक्षिण भारत से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मद्रास में देखिए, यानी कि जो मद्रास है वहाँ से छीट वाले कपड़े उत्पादित किए जाते थे। इसके साथ साथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें गुजरात में देखने को मिल जाएगा, ये जो पत्तन है वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में बनारस में भी देखने को मिलेगा।
नहीं, बनारस में छीट वाले कपड़े नहीं थे, पटना में थे, ठीक है। और ढाका में भी छीट वाले कपड़े, इवन ढाका के जो छीट वाले कपड़े थे ना वो बहुत फेमस हुआ करते थे, ठीक है। और साथ में इसके अलावा आपको पंजाब में भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सबको आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें ऐसा क्या बताएं, खुद से देखिए, ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और ये कब का है तो इसको भी याद रखिएगा कि 1500 से 1750 के आसपास इस तरह जो है केंद्र बने हुए थे। ये देखिए, आपको यहाँ बताया गया है कि यदि आप नक्शे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जब रेलवे बनना स्टार्ट हुआ, आपको बताओ कि हमारे यहाँ भारत देश में जो पहली रेल चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी, बॉम्बे से ठाणे तक, ठीक है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में शुरुआत में मतलब कि जो रेलवे है इसकी शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बनना स्टार्ट हो ही रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी नदियों से जो सामान है वो दूर दूर तक भेजा जाता था, ठीक है। इधर आप देखिए जो पूर्वी बंगाल है, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना 1905 में, तो ये जो बंगाल था उसी को उन्होंने मतलब जो बंटवारा किए थे ब्रिटिश वाले, या क्या बोलते हैं उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, बंगाल विभाजन जो है जिसके द्वारा किया गया था, अभी नाम ही स्किप कर गया माइंड से, तो उसने ना बंगाल को ही 2 हिस्से में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। वर्तमान में जो हमारे यहाँ का बंगाल है वो पश्चिम बंगाल है, जबकि जो पूर्वी बंगाल है अभी वो क्या हो गया है, अभी वो बांग्लादेश हो गया है। उसी को पूर्वी बंगाल कहा जाता था और पाकिस्तान के हिस्से में वो आया था आज़ादी के बाद। लेकिन आपको तो पता ही होगा 1971 में वॉर होता है और उसके बाद फिर एक भारत देश के पोते का जन्म होता है जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है ना उसी को पहले पूर्वी मतलब बंगाल कहा जाता था। तो पूर्वी बंगाल में जो ढाका है वो 18वीं सेंचुरी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र हुआ करता था और वो अपना ही था, ठीक है। आगे देखिए, ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए काफी दूर दूर तक जाना जाता था, यानी कि यहाँ का जो मलमल था, बारीक मलमल, वो और जामदानी बुनाई, अभी मैंने बताया ना जामदानी बुनाई क्या था, तो इसके लिए जो ढाका है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। आगे कह रहे हैं कि यदि आप भारत जो नक्शा है उसके दक्षिण भाग में देखेंगे तो मद्रास उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले जो कोरोमंडल तट है, तो आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल तट कौन सा है। तो जो हमारा पूर्वी तट है एकदम दक्षिण में, सबसे दक्षिण में पूर्वी तट जो है उसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तमिलनाडु का ये तट है। वहां पे कह रहे हैं कि कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा और पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र कौन था, गुजरात था, ठीक है। तो आप देखिए जो पश्चिमी तट है यहाँ पे मुख्य बुनाई केंद्र कौन सा था, तो ये हमारा गुजरात था। पूर्वी तट पे आप देखिए तो ये हमारा कोरोमंडल तट है और यहाँ पे ढाका जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। तो ये सब हमारे यहाँ बुनाई के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे उस टाइम पे। चलिए आगे देखिए, यहाँ वो एकदम छोटू सा हो गया अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया बताओ निम्नलिखित में से वो कौन सा समुदाय था जो भारत में बुनाई के लिए प्रसिद्ध नहीं था। यहाँ जो इसका हमने एक्सप्लेनेशन लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ना मतलब कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग में बन सकता है, ठीक है, और साथ में आमने सामने लिख के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तांती, जुलाहे, मोमिन या चमार। तो समझ आ रहा होगा कि डी वाला गलत है, कि जो चमार जाति है, चमार जो थे वो उनके द्वारा चमड़े का काम किया जाता था, वो लोग बुनाई के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले लोगों को कहा जाता था, यानी कि जो लोग कपड़े बुनाई में जुटे हुए थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे बुनकर। तो वही बता रहे हैं कि इनके द्वारा यानी बुनकरों के द्वारा बुनाई का काम होता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इसी हुनर को आगे बढ़ाते रहते थे, ठीक है। यानी कि पापा आज जो काम कर रहे हैं, पापा का जो बच्चा हुआ वो भी वही काम करेगा, उनके बच्चे के जो बच्चे हुए वो भी यही काम करेंगे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो इनका काम था वो आगे बढ़ रहा था। आगे देखिए,
जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे तांती, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा दिवांग समुदाय बुनकरी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय कपड़े के पतन का क्या कारण था। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कैसे हमारे यहाँ के कपड़े विदेशों में यानी कि इंग्लैंड में, अन्य जो कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे। इवन जो इंग्लैंड की महारानी है वो भी भारत देश के बने हुए जो सूती कपड़े के मतलब कपड़े थे उसको पहनना पसंद किया करती थी। लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ भैया कि ये जो भारत के सूती कपड़े हैं इनका पतन कैसे हो गया। हमारे पास विकल्प क्या है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास, दूसरा कह रहे भारत में राजनीति का अस्थिरता, तो उस समय इस तरह का कोई मैटर ही नहीं था, तीसरा करें भारत में प्राकृतिक आपदा, एकदम गलत बात है, और चौथा भारत में कुशल कारीगरों की कमी कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, इवन उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास। ठीक है, तो जो भारत देश के कपड़े हैं उनका पतन होने का जो सबसे बड़ा रीजन बना वो यही बना कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का जो है वो विकास हो गया, और ऐसा वैसा नहीं हुआ, वहां पे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत जो मशीन से कपड़े हैं वो बनाए जाने लगे। हमारे यहाँ कपड़े हाथ से बनाए जा रहे थे, कारीगर अपना मतलब बुनकर जो है वो हाथ से कपड़ा बुनते थे, और जब हाथ से कपड़े बुने जाते थे तो कपड़े महंगे पड़ते थे। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और वहां पे जो कपड़ा है वो मशीन से बनाया जाने लगा, और जब मशीन से कपड़े बनने लगे तो वो कपड़े सस्ते भी थे, और जहां हाथ से एक आदमी दिन भर में अगर एक कपड़ा बना सकता है तो मशीन एक दिन में 100 कपड़े भी बना सकती है। उस टाइम पे इतना नहीं डेवलप रहा होगा, तो मान लीजिए अगर 10 भी बना रही है तब भी तो इंसानों से यानी कि हाथों से बनाया गया जो कपड़ा है उससे तो ज़्यादा वो बना रही है। तो उससे क्या हुआ, कपड़े जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए, और जब कपड़े मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो महंगे हैं भारत देश के कपड़े, और ऊपर से मतलब कि कम है उनका जो है उत्पादन भी कम हो रहा है। और साथ में हमने देखा कि वो जो अधिनियम लाया गया था 1720 में, कैलिको अधिनियम, उसने भी प्रभाव डाला, और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हुई। और जैसे कि आप देखिए कि जो भारत देश के कपड़े हैं ना उनके होड़ लगी हुई थी कि कैसे इनको कम्पीट किया जाए, कैसे इनको अपने मार्केट में आने से रोका जाए। तो उसी के चक्कर में आप देखेंगे कि इंग्लैंड में ना अपनी जो तकनीक है उसमें सुधार करने के रूप में उन लोगों ने काम किया। ठीक है, और इसी सुधार के क्रम में उनके द्वारा 1764 में स्पिनिंग जैनी का विकास किया गया। किसका? स्पिनिंग जैनी का विकास किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जैनी है, तो भैया ये एक तरह का जो है तकलीफ के मतलब कि एक यंत्र टाइप का था। इससे जो तकलियां हैं ना इनकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। इसमें ना एक कामगार एक साथ कई तकलियों पे काम कर सकता था। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति, एक आदमी कई सारी तकलियों पर अकेले ही काम कर सकता था। जब भी उसका पहिया घुमाया जाता था तो जितनी भी तकलियां रहती थी वो सब घूमने लगती थी। तो इससे क्या हुआ, इससे ना उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और साथ में आगे चल के 1786 में क्या होता है, 1786 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिचर्ड आर्कराइड। क्या नाम है? रिचर्ड आर्कराइड। और इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा वाष्प इंजन यानी कि जो भाप इंजन है, वाष्प इंजन, इसका विकास किया गया। और इससे क्या हुआ, इससे सूती कपड़े की जो बुनाई है उसको बहुत तेजी से बढ़ावा मिला, और ज़्यादा कपड़ा मतलब कम कीमत पे तैयार होने लगा, यानी कि कपड़ा भी ज़्यादा है और कीमत भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि एकदम विनाश हो गया। 18वीं शताब्दी के आखिर तक आप देखेंगे कि भारत देश के जो कपड़े हैं वो चल रहे थे, लेकिन मतलब ब्रिटेन के कपड़ों को वो लोग मतलब कि कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटेन के जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे भारत देश के जो कपड़े हैं उनका पतन कर ही देते हैं। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि और भी कई कारण रहे हैं, जैसे ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा उद्योग है इसके विकास में जो भारतीय कपड़ा उत्पादक हैं वो
केवल इतना ही नहीं कि मतलब कि उनको टक्कर नहीं दे पा रहे थे, और भी कई सारे असर पड़े, जैसे कि भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका में किनसे टक्कर लेनी पड़ रही थी, तो ब्रिटेन के द्वारा जो मशीन से बनाए हुए कपड़े हैं इनकी टक्कर लेनी पड़ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि मशीन के कपड़ों को टक्कर जो है हाथ से बनाए हुए कपड़े नहीं दे सकते, तो इस वजह से भी भारतीय कपड़े जो है वो मतलब उनका विनाश हुआ। दूसरा क्या था, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का जो निर्यात है वो मुश्किल करने के लिए, यानी कि भारत देश के जो कपड़े हैं वो ब्रिटेन में ना आ पाए, इसके लिए जो टैरिफ है ना वो बढ़ा दी गई, यानी कि जो सीमा शुल्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये कुछ कारण हुए जिसकी वजह से भारतीय कपड़ों का विनाश हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 1823 में भारत की कंपनी सरकार को लिखे पत्र में बुनकरों ने अपनी किस समस्या का उल्लेख किया है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब इस तरह से प्रॉब्लम्स हुई तो जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने इस परंपरागत काम में लगे हुए थे, जब उनका कपड़ा जो है वो खपत नहीं होगा, विदेशों में उसका निर्यात नहीं होगा, तो उनका जो काम है वो धीरे धीरे ठप हो गया। जब उनका काम धीरे धीरे ठप हो गया, उनके काम का विनाश हो गया, तो उनके पास ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें खाने के लिए भी तरसने पड़ गए। तो उसी की वजह से 1823 में कंपनी को मतलब कि जो बुनकर हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया, और उस पत्र में उन्होंने अपनी किस समस्या का उल्लेख किया है यही आपसे पूछ रहे हैं। पहला, करों में वृद्धि, दूसरा कह रहे हैं कि कच्चे माल की कमी, तीसरा बेरोजगारी और भुखमरी, और चौथा है मशीनीकरण। जाहिर सी बात है कि उस वजह से बेरोजगारी और भुखमरी फैल रही थी, तो इसी का उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे चल के एक और पत्र है, उसमें ना 2 पत्र लिखे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा संदर्भ दिया हुआ है, क्या कुछ पॉइंट्स हैं। तो उसी में एक विधवा है, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है। पत्र क्या लिखा गया है, उन्होंने एक मतलब कि पत्र लिख करके अखबार में उसको छपवाने के लिए दिया हुआ है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बना कि 1828 में विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण में अपनी किस दुर्दशा का वर्णन किया है। हमारे पास विकल्प क्या है, पति की मृत्यु और परिवार का भरण पोषण, दूसरा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण गरीबी, तीसरा आ और बा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ना 1828 में जो विधवा मतलब थी, जिनके द्वारा वो भी कताई कामगार में जुड़ी हुई थी, इन्होंने एक पत्र लिखा था कि आप समाचार दर्पण में इसको पब्लिक कीजिए, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है अभी तक उनकी जिंदगी आसानी से कट रही थी जब तक उनका ये व्यापार कताई बुनाई वाला चल रहा था। लेकिन जब इस तरह से ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन के कपड़ों को कम्पीट करना पड़ा, और हमारा जो रोजगार है वो धीरे धीरे ठप हो गया। हमारे यहाँ से लोग जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, रेशम है, जो कपड़े हैं, कपड़े नहीं दरअसल वो बुनकर थी ना, तो वो सूत जो है वो बनाया करती थी, सूत काटने का काम करती थी। तो उनका जो सूत है ना उसकी डिमांड घट गई थी, उनके सूत को खरीदने वाले नहीं थे, तो इससे उनका जो भरण पोषण है वो होना मुश्किल हो गया था। साथ में उनके साथ उनकी सास भी थी और उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन उन्होंने तीनों बेटियों की शादी उस टाइम पर ही कर ली थी जब इनका व्यापार चल रहा था। लेकिन जब इन व्यापार ठप हुआ तो उसके बाद ये और इनकी सास रह गई थी, और उनके पास खाने के लिए भी समस्या होने लगी थी। तो वही इन्होंने इसमें बताया है कि अब हम लोग अपना भरण पोषण कैसे करें, और जो नीतियां हैं ब्रिटिश सरकार की उसके कारण जो गरीबी व्याप्त हुई है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आ और बा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1830 के दशक में भारतीय बाजार पर किस प्रकार के कपड़े का प्रभुत्व था। ठीक है, तो 1830 के बारे में पूछ रहे हैं। पहला भारतीय सूती कपड़ा, दूसरा ब्रिटिश सूती कपड़ा, और तीसरा चीनी रेशमी कपड़े, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि 1830 आते आते तक जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन हो रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश सूती कपड़े हैं उनका हमारे यहाँ की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े ब्रिटेन से हमारे यहाँ आ गए थे। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश सूती कपड़े, यानी कि 1830 तक भारतीय जो बाजार है ना वो ब्रिटेन में बनाए गए जो सूती कपड़े हैं उनसे एकदम पट गया था। आगे चल के 1880 तक तो स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो मतलब कि हमारे यहाँ लोग जो भी कपड़ा पहन रहे थे सूती कपड़ा, उसमें 2/3 सूती कपड़ा ब्रिटेन से आता था। ठीक है, तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह क्यों खत्म नहीं हुई। और हाँ, मैं एक बार फिर से कहूंगी, आप लोग
अगर सच में चाहते हैं कि क्लास 8 की जो हिस्ट्री है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए, तो इसके लिए एक बार आप बुक को ज़रूर रीड करें, आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से बुक को रीड करने बैठेंगे ना, तो केवल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स 10 आवर्स में हो जाएंगे, यानी कि 10 घंटे में 10 चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे। तो एक बार आप बुक को ज़रूर रीड करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म क्यों नहीं। अभी हमने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो काम था एकदम ही बंद हो गया, नहीं, जो हथकरघे से काम होता था उसमें कुछ जो है काम चल रहा था, और क्यों चल रहा था वही आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं मशीनों पर जटिल और मनभावर किनारे वाली साड़ियां नहीं बन सकती थी, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि ब्रिटिश कपड़ा मिलें मोटा कपड़ा नहीं बना पाती थी। अब जाहिर सी बात है कि वो जो मिलें हैं ना, वो मोटा कपड़ा नहीं बना पाती थी जो कि भारत देश में आम नागरिक पहना करते थे। ये भी सही है, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त तो दोनों ही कथन एकदम सत्य हैं। ठीक, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो हमने देखा कि जब मतलब कि ब्रिटेन से आयात किए हुए कपड़े हमारे यहाँ एकदम पाट दिए गए, हमारे यहाँ के जो हस्तकरघा उद्योग है, जो हमारे यहाँ का सूत कताई उद्योग है, वो एकदम से ठप होने लगा। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा ऐसी स्थिति तो नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही जो ये सोचे कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, कुछ नया जो है सुधार करके हम लोग कुछ करेंगे। तो उसी के क्रम में भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना होती है। आपसे वही पूछ रहे हैं कि बताओ भैया कब पहली सूती मिल जो है वो स्थापित की गई थी, और यही क्वेश्चन हमारे RO में पूछा गया था, लेकिन क्रोनोलॉजी में। ठीक है, तो विकल्प देखिए 1854 बम्बई, 1860 अहमदाबाद, 1872 कानपुर या फिर 1880 मद्रास। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला कि 1854 बम्बई। ठीक है, तो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल है उसकी स्थापना 1854 बम्बई में की गई। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ में मिल में कपड़े अगर बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भी मशीनों से कपड़े निकालेंगे, तो उनके यहाँ से जो मशीनों से कपड़े आ रहे थे जो सस्ते पड़ते थे, तो हमारे यहाँ के लोग उसको ज़्यादा खरीदा करते थे और खपत भी जो है मतलब उनकी वजह से पूरी हो जा रही थी। तो जब हमारे यहाँ मिल से कपड़े उत्पादित होंगे तो हम लोग उनको टक्कर दे पाएंगे। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि 1854 में बंबई में हमारे यहाँ पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला एक और पॉइंट याद रखिएगा कि दूसरा जो कारखाना हमारे यहाँ खोला गया था वो 1861 में खोला गया था, और कहाँ, अहमदाबाद में। आगे चल करके 1862 में कानपुर में भी एक कारखाना खोल दिया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखिएगा, मतलब रखना है। 1900 आते आते आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 84 कपड़ा मिलें हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पहली जो कपड़ा मिल खोली गई 1854 बम्बई में, दूसरी चल के खोली गई कब, अहमदाबाद में, मतलब कि 1861 में, और 1862 में एक कानपुर में खोल दिया गया, और धीरे धीरे 1900 आते आते 84 कपड़ा मिल हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस बात का आह्वान किया था। तो पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा, हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े, तीसरा, खादी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ ही रहा होगा कि सारे के सारे विकल्प सही हैं, यानी कि महात्मा गांधी ने जब राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात की थी, हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बने हुए कपड़े पहनने की भी बात की थी, और खादी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाने की भी बात उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा कथन सत्य है। पहला, 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में शामिल किया गया, एकदम सही बात है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखे को स्थान मिला, तो आप याद रखिएगा 1931 में। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि चरखा भारत में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक था, एकदम सही बात है। तीसरा, चरखे को ध्वज में शामिल करने से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, और अभी मैंने बताया कि 1900 आते आते लगभग हमारे यहाँ 84 कपड़ा मिलें हो गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब ना इस्पात उद्योग की बात हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने कपड़ा उद्योग की बात की, अब हम लोग इस्पात उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कपड़ा के साथ हुआ था सेम वैसे ही मतलब कि इस्पात उद्योग के साथ हुआ था। पहले जहां सब कुछ ठीक चल रहा था वहीं आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन हुआ तो हमारे यहाँ का जो मतलब इस्पात उद्योग था वो भी धराशायी हो गया, जैसे कपड़ा उद्योग हुआ था। तो अब आप यहाँ उससे संबंधित क्वेश्चंस देखिए। कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता था, और जो स्टील टीपू सुल्तान की तलवार में यूज किया गया था वो स्टील का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हुआ करता था और एकदम मतलब कि विश्व विख्यात था वो, ठीक है। क्या है? पिटवा लोहा? बिल्कुल नहीं। ढलवा लोहा? बिल्कुल नहीं। वुड्स स्टील या स्टेनलेस? स्टेनलेस स्टील तो अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, यानी कि अब हमारे यहाँ देखने को मिलेगा कि बर्तन भी खूब स्टेनलेस स्टील के आने लगे हैं और भी बहुत ज्यादा जगहों पे इसका यूज होता है, हालांकि काफी मजबूत होता है। तो उस टाइम पे भैया स्टेनलेस स्टील नहीं यूज हो रहा था, उस टाइम पे कौन सा स्टील यूज हो रहा था? वुड्स स्टील, ठीक है। और ये काफी लचर होता था लेकिन बहुत मजबूत होता था, और तलवार में जो टीपू सुल्तान की तलवार है उसमें जो लगाया गया है, जिस स्टील का यूज हुआ है वो है हमारा वुड्स स्टील, ठीक। ये देखिए टीपू सुल्तान की जो तलवार है ना उसका चित्र बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। अभी ये कहाँ पे है? तो अभी एक संग्रहालय है वहां पे है ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे लिखा हुआ भी है कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की जो तलवार है, टीपू सुल्तान का जो मृत्यु है वो मैंने आपको बता दिया था कि चौथा जो आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, वहीं पे वो अपने किले पे मतलब लड़ाई करते हुए मारे गए थे। तो उनकी ये तलवार जो है वो यहाँ दिखाई गई है। यहाँ आपसे बता रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान की तलवार है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्या है कि टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जिसमें युद्ध में फतेह का संदेश दिया गया है। गौर से देखिए कि जो शेर का सिर है ना वो मूठ के निचले सिरे की तरफ है। ये देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान की जो तलवार है ना उसमें शेर का मुख बना हुआ है। तो ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये तो हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा है ना, तो जो तलवार है वो इधर जा रही है, तो वही कह रहे हैं कि इसका जो मुख है ना वो तलवार की साइड है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, और यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आप बताओ 19वीं सदी के अंत तक भारत में लोहे के प्रगलन का हुनर क्यों खत्म हो गया। प्रगलन मतलब होता है लोहे को गलाना, यानी कि भट्टियों में जब लोहे को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, मतलब कि उसी के बाद तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है ना। तो वही कह रहे हैं कि क्यों ये जो हुनर है वो खत्म होने लगा। विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि ज्यादातर गाँव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। दूसरा, नए वन कानूनों के कारण लोहा बनाने को कोयले के लिए भरपूर लकड़ी ही नहीं मिल पाती थी। तीसरा, कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति तो दे थी लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को मतलब काफी सारा टैक्स चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी जो आय है वो कम हो रही थी। और लास्ट में उपरोक्त सभी, तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला एकदम ठीक है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का जो प्रगलन है उसका हुनर इन्हीं सारे कारणों की वजह से खत्म होने लगा था। हमने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार है इनके द्वारा वन कानून लाया गया था, ठीक है। तो वन कानून लाने से जो पहले ये लोग मनमानी तरीके से अपना जाते थे, जितनी भी लकड़ी की आवश्यकता होती थी उतनी लकड़ी लाते थे, आराम से इनका काम धंधा चल रहा था। लेकिन जब वन कानून बन गए तो लकड़ियां लेने में भी समस्या होने लगी। तो इस वजह से भी जब मतलब कि आपको लोहा गलाना है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा उसमें आग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से भी ये मतलब कि धीरे धीरे एकदम उसका विनाश हो गया। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में पहला आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए जमशेदजी टाटा ने किसे चुना था, यानी कि किनके साथ मिल करके इन्होंने ये प्रयास किया था। पहला कह रहे हैं चार्ल्स विल्ड, दूसरा दोराबजी टाटा, तीसरा अगरिया समुदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि चार्ल्स विल्ड, ठीक है। तो 1904 में अप्रैल का महीना था और अमेरिकी भूवैज्ञानिक जो चार्ल्स वेड हैं और साथ में जमशेदजी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खोजबीन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम था जब इनके द्वारा पहल की गई, तो 1904 का टाइम था। आगे फिर आप देखेंगे कि 1907 में हमारे यहाँ टिस्को की स्थापना हो जाती है और टिस्को 1912 में आगे चल करके स्टील का उत्पादन भी करने लगता है।
तो पहली जो पहल की गई है वो किनके द्वारा की गई थी, तो वो चार्ल्स विड और जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि टाटा स्टील और जो मतलब टिस्को है ना, इसकी स्थापना पूछी जा रही कब हुई है। अभी मैंने बताया 1907 में हुई है। ठीक, 1907 में हुई, 1912 में तो इसने अपना उत्पादन भी स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे हैं कि टिस्को की स्थापना से पहले भारत में रेलवे के लिए स्टील आयात कहाँ से किया जाता था, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या यूएस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग पहले ब्रिटेन से मंगाते थे। ठीक है, तो जब तक हमारे यहाँ टिस्को की स्थापना नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ 1853 में पहली बार जो है रेल चलाई गई थी। तो वैसा तो है नहीं कि उसी टाइम पे काम ठप हो गया, काम तो चल ही रहा था। तो हमारे यहाँ जो मतलब रेलवे बिछाई जा रही थी, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, उसमें जो स्टील यूज़ किया जा रहा था उसको पहले ब्रिटेन से लाया जाता था। लेकिन जब टिस्को की स्थापना हुई, यानी कि 1907 में टिस्को की स्थापना होती है और 1912 में इन्होंने अपना उत्पादन शुरू कर दिया। आगे चल के 1919 है या 1914 है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, 1914 है, याद आ गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना वो 1914 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो यूरोप यानी कि जो ब्रिटेन के लोहा था, ब्रिटेन का जो इस्पात था, वो सब युद्ध में ही जो है काम आने लगा। युद्ध से संबंधित जो हथियार हैं उनको बनाने में वो सारा का सारा इस्पात वहाँ यूज होने लगा। इससे ना जो हमारे यहाँ टिस्को की स्थापना हुई थी उसको अपना जो मतलब कि उद्योग है उसको बढ़ाने का मौका मिल गया। तो जो मतलब उधर से आयात, मतलब ब्रिटेन से आयात हो ही नहीं पा रहा था भारत में, तो हमारे यहाँ टिस्को के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा था उसको रेल की पटरियां बनाने में यूज किया जाने लगा। और 1919 तक, यानी कि 1919 का जब टाइम आया तो ऐसा देखा गया कि जो भी टिस्को के द्वारा उत्पादन किया जा रहा था इस्पात, उसका लगभग 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही खरीद लिया जाता था, रेल का जो पटरियां बिछाई जा रही थी उन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अक्सर हम देखते हैं ना कि अगर कोई भी उद्योग बढ़ता है तो उसके लिए मतलब कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटती है जो उस उद्योग को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। जैसे हमारे यहाँ यूट्यूब जो इतना चलन में आ गया, हमारे यहाँ जो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस इतनी होने लगी, वो क्यों होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना महामारी आया। ठीक, अगर कोरोना महामारी ना आया होता तो शायद हम लोग आज भी यूट्यूब को इतना ज़्यादा प्रचलन में ना देख रहे होते। तो इसी तरह से टिस्को जो है वो बहुत ज़्यादा फल फूल सका। क्यों? क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और ब्रिटेन से जो भी लोहा वगैरह हमारे यहाँ आता था वो सब आना बंद हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रहे हैं आज की वीडियो में। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा जो भी हमने बताया है। अगर आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हमने अपने इसी चैनल पे KVS में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको स्टार्ट किया है। आप चाहें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए मतलब कि एंड करते हैं आज की क्लास को। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो पहले तो KV का आएगा और उसके बाद फिर चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।